तो हम आज अपने इस नए वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो पहला है उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या की जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो, ऐसी हर संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो इसके हिसाब से ये बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या कथन हमारा सत्य है। ठीक है, तो अब सत्य है तो उसके पीछे हमें रीज़न भी देना रहेगा। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है। ठीक है ना, इस वजह से यानी कि अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या बनाने के लिए हमें परिमेय अपरिमेय दोनों का सहयोग करना पड़ता है, दोनों का सहारा लेना पड़ता है। इसके वजह से यह संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, बहुत बेसिक सही है कि, लेकिन आपको जो इसमें एक रीज़न देना पड़ेगा। तो जब रीज़न के साथ उत्तर पूछा, जब सत्य असत्य होता तो हम सिर्फ सत्य असत्य लिख देते, लेकिन इसमें कारण भी पूछा गया तो हमें कारण भी देना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो हमें √m के रूप में होता है और m एक प्राकृतिक संख्या है, इसको दर्शाना है। तो यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है, अब असत्य है, उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 डैश 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 यानी कि अनंत तक बिंदु ही स्थित होने चाहिए। ठीक है, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्या के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ ये तो मैंने लिख दिया, पर इसका अर्थ क्या हुआ वो भी आप समझ लीजिए। कि जैसे अगर मुझे संख्या रेखा पर कोई भी चीज़ दर्शाना होगा तो संख्या रेखा पर बेसिकली हम क्या लेते हैं? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे कहीं √√ की बात अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अगर हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो √2 की वैल्यू हमारी 1.414 करके आती है, जो 1 और 2 के बीच यानी कि मध्य रूप में आएगी। तो इसके और इसके मध्य में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, केवल एक ही दो संख्या नहीं है, ऐसी अनंत संख्याएं पाई जाती हैं। इस वजह से यह कथन हमारा असत्य होगा। ठीक है ना, तो ये इसका रीज़न था। अब आते हैं इसके थर्ड पे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जैसे सीधा सा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये जरूरी नहीं है, यह चीज़ कंफर्म नहीं कि प्रत्येक वास्तविक, कहने का मतलब है आप अपरिमेय होना जरूरी थोड़ी ना, परिमेय भी तो हो सकती है। जैसा मैंने पहले में लिखा कि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन ने कह रहा है कि वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो यह कथन भी हमारा
असत्य होगा। ठीक है ना। अब इसमें भी रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह से बनी होती हैं। ठीक है ना। ये दोनों के संग्रह से बनी होती है, ये केवल किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रीजन हो गया। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सीधी बात है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर लिखेंगे, मेन आंसर, वो हमारा होगा नहीं। ठीक है। अब हम और भी रीजन भी देना पड़ेगा ना, तो उसमें लिख देते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है। अपरिमेय नहीं होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के बेस पे बोला, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने √9 ले लिया। ठीक। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। और 3 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या थोड़ी ना है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हमसे यही पूछा गया कि क्या कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या आएगा? तो हमने इसका नहीं लिख दिया। अब मैंने 9 का कर भी लिया, यहाँ पे एक धनात्मक ही संख्या का वर्गमूल किया, लेकिन वो 3 आ रही है जो कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना। हमें √5 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा व्याख्यांकित कर लेते हैं। जैसे √5 किस बेस पे बनेगा? जैसे 5 होता है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 से। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर। और ये हमारा 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 मिलके 5 बनेगा। 4 2 × 2 बनेगा, और 1 का स्क्वायर ले ले तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो ये हमारे पास में एक संख्या जो आ गई, वो √5 का बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना रहेगा? 2 के मात्रक का और 1 का, यानी इन दो चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पहला रूप आ गया। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जब हम संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे, एक लाइन मैंने ड्रॉ की, और उस लाइन में हमारे पास में क्या क्या है? सबसे पहला एक यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया -1, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो इस तरीके से, और इस संख्या को थोड़ा सा और आपको बड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो √5 की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? 2 और 3 के बीच में आती है। तो ये हमारी हो गई 3। ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा? हमें 2 मात्रक तक लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 की बात हुई है। तो जो हमारे पास में ये पॉइंट होगा, इसको हम O मानते हैं, और दूसरा इसको हम A मानते हैं। तो OA बराबर 2 मात्रक, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो हमने इसको 2 मात्रक ले लिया। तो हम ऐसा लिख भी लेते हैं कि OA बराबर 2 मात्रक लेते हैं। ठीक है। फिर अब क्या करते हैं कि हम इसी से एक समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा बनता है, यानी कि बिल्कुल सीधा सा। तो हम एक सीधा सा ऐसा एक कोण बना लेते हैं, और इसको हम 1 मात्रक के बराबर काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो रहेगी हमारी, इस लाइन को, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 1 है, तो इसकी वजह से ये जो लाइन रहेगी इसको हम 1 मात्रक काटेंगे। तो 1 मात्रक के लिए आप ऐसे इसको यहाँ से नाप लीजिए। ठीक है ना। और नापने के बाद में ये मैंने इसको यहाँ से ऐसा कट कर दिया। तो जो ये हमारा कटिंग पॉइंट मिल रहा है,
ये हो गया इसका एक मात्रक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं और इसको नाम हम दे देते हैं, सपोज करिए हमने इसको नाम दे दिया b। तो ये हमारा एक मात्रक था, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दो मात्रक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक 90 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि OAM बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा ये बना है जिसका मैंने प्रयोग करके इसको बनाया है। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास तीन चीज़ें, OB का स्क्वायर, OB यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसकी जगह पे हमने रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1। तो OB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, OB स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 5। तो OB बराबर कितना आया, जब अंडर रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आएगा, यानी कि अंडर रूट 5 मात्रक आ गया ये इसकी वैल्यू हमारी, ठीक है ना। तो OB की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 5। तो यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये कितनी है, ये हमारी है अंडर रूट 5। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस से गोला प्रकार का ही यूज़ करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एक चाप ले लेना है, ठीक है ना, और इसे ऐसे करके ऐसे करते हुए इस डिजिट को कट कर देना है ऐसे, ठीक है ना, एक छोटा सा चाप लगा लेना है। तो ये जो हमारा चाप लग रहा है, यानी ये जो चाप आया, ये जो पॉइंट हुआ, ये हमारा किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, अंडर रूट 5 को। और इसको आप कोई नाम दे दीजिए, सपोज करिए मैंने उसको Q नाम दे दिया। तो हमारी 0 से लेके 2 से बड़ा ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, 3 से छोटा, ये हमारा अंडर रूट 5 बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको आपको एक रचना के रूप में भी लिखना रहेगा। रचना क्या किया, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींची, ठीक, संख्या रेखा को चीज़ों को इंडिकेट किया, जैसा भी है मैंने -1 0 1 2 3 से प्रदर्शित किया, 0 से 2 तक 2 मात्रक लिया, फिर बिंदु 2 पर 2 से एक समकोण खींचा जो AB के द्वारा प्रदर्शित होता है। ऐसे करके आपको इसकी पूरी एक रचना भी करनी रहेगी, वो रचना भी इसमें इसके साथ आप अटैच कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी। अब इसके अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे।